नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के आंदोलन पे। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने 1 साल तक पहले देश का भ्रमण किया। उन्होंने अपना आश्रम, साबरमती आश्रम वगैरह बनाया। फिर बाद में चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया। अहमदाबाद मिल के मजदूरों के आंदोलन की जो समस्या थी उसको भी उन्होंने सुलझाया। उसके बाद उन्होंने खेड़ा आंदोलन में सहयोग किया सरदार पटेल का। लेकिन इन आंदोलनों के बाद पूरे देश में जिस आंदोलन को लेकर के हलचल मची वो था रॉलेट सत्याग्रह। तो आज हम चर्चा करेंगे रॉलेट सत्याग्रह की। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट बिल के विरुद्ध देशव्यापी अभियान छेड़ा। मार्च 1919 में सरकार ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रत्येक भारतीय सदस्य के विरोध को अनदेखा करते हुए रॉलेट बिल पास किया। और इसके विरोध में कई लोगों ने, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक आदि ने काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस एक्ट को ने सरकार को बहुत सारे अधिकार दे दिए थे। जैसे आप देखिए कि सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को अदालत में बिना मुकदमा चलाए दोषी साबित करके जेल में बंद कर सकती थी। और इस एक्ट के द्वारा सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि वह हेबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित कर दे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार था वो ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताओं का अधिकार माना जाता था। इस एक्ट को भारत के राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय अपमान माना और वो उम्मीद कर रहे थे, भारत के जो राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके उपरांत भारत को महत्वपूर्ण संवैधानिक सहूलियतें दी जाएंगी। वो संवैधानिक सहूलियतों की आशा कर रहे थे और यह लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता के साथ एक तरह का बहुत क्रूर मजाक था। और क्योंकि युद्ध के दौरान वचन दिया गया था कि सरकार जनतंत्र का विस्तार करेगी और ये वैसे ही था जैसे किसी भूखे आदमी को पत्थर के टुकड़े परोस दिए जाए। तो इस बिल के पास होने के बाद आम जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों में बहुत रोष फैला। पूरे देश में इसको लेकर के चर्चाएं चल पड़ी। पूरे देश में एक हलचल सी मच गई, एक अशांति सी फैल गई और इस एक्ट के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो गया। तो मित्रों, रॉलेट विधेयक इस तरह से भारतीयों के पक्ष में नहीं था। रॉलेट विधेयक के पारित होने के बाद गांधी जी ने फैसला किया कि वो सत्याग्रह के जरिए उसका विरोध करेंगे। इस बार के आंदोलन का स्वरूप स्थानीय नहीं होने वाला था। अभी तक जैसे हमने देखा कि जो चंपारण सत्याग्रह था, मैंने जैसे ऊपर कहा, या अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था, या खेड़ा सत्याग्रह था, तो वो सब स्थानीय आंदोलन थे। लेकिन ये आंदोलन का स्वरूप स्थानीय नहीं होने वाला था और उसके लक्ष्य भी सीमित नहीं थे। तो उन्होंने उन दमनकारी कानूनों की अवज्ञा करने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ सत्याग्रह सभा प्रारंभ की। सारे देश में 6 अप्रैल 1919 को आम हड़ताल का आह्वान किया गया। सत्याग्रह सभा जो थी
उसके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने और अपनी गिरफ्तारी देने और जेल जाने की शपथ ली। तो इस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष के एक नए तरीके को ईजाद किया। अब तक सभी राष्ट्रवादी जो थे वो जब से राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की जब से स्थापना हुई थी तब से लेकर के अब तक जो सभी राष्ट्रवादी थे वो अपने आंदोलनों को केवल या ये कह लीजिए कि अपने संघर्ष को केवल छोटे मोटे आंदोलनों तक ही सीमित रखते आए थे और वो बड़ी बड़ी सभाएं कर लेते थे, थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर लेते थे, सरकार के साथ असहयोग की बात भी करते थे और कभी कभी बहिष्कार जो की भी बात करते थे। जैसे बहिष्कार आंदोलन भी पहले एक चलाया गया था और साथ ही साथ जो है एक गरम दल भी था जो कि थोड़ी उग्र भाषा में बातचीत करता था और उसके अलावा जो है कुछ नौजवानों ने हथियार भी उठा लिए थे और वो व्यक्तिगत आतंकवाद या का सहारा लेकर के पिस्तौल और बम के आधार पे चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों का विरोध करें। तो ये सब बातें पहले थीं। ये जो नया तरीका था सत्याग्रह का, जो नया तरीका था ये गांधी जी ने ईजाद किया था। सत्याग्रह ने आंदोलन को एक अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया और राष्ट्रवादी अब सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हुए। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप कांग्रेस उत्तरोत्तर गरीबों के राजनीतिक समर्थन के दिशा में आगे बढ़ी। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को गांवों में जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये कहा कार्यकर्ताओं से कि आप गांवों में जाइए। क्यों? क्योंकि असली भारत जो है वो गांवों में ही बसता है और जब तक गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय आंदोलन का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए ये गांधी जी की प्रेरणा से ही जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद जो है गांधी जी की प्रेरणा से ही वो हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी की ओर उन्मुख हुआ। तो गांधी जी द्वारा प्रेरित हड़ताल, गांधी जी ने जो हड़ताल वगैरह का आह्वान किया था तो गांधी जी द्वारा प्रेरित हड़ताल के आह्वान को अभूतपूर्व सफलता मिली, किंतु दिल्ली की एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी थी और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। गांधी जी को दिल्ली जाते समय मार्ग में ही रोक लिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया। तो इन बातों से बहुत जगह दंगे भड़क उठे क्योंकि इन बातों की बहुत घोर प्रतिक्रिया हुई। अब गांधी जी देश की जनता को गांधी जी के रूप में एक अच्छा नेता मिल गया था और गांधी जी ने पहले जो काम किए थे चंपारण, खेड़ा इत्यादि के आंदोलनों से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। तो अतः जो है गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद, उनको बम्बई भेजे जाने के बाद जगह जगह दंगे भड़के। सरकार भी इस समय कोई ढील देने के मूड में नहीं थी और उसकी जो क्रूरता थी वो चरम परिणत में पहुंच गई और इसकी चरम परिणत हुई कहाँ? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कांड सभी इतिहास के विद्यार्थियों को पता है कि ये कितना जघन्य अपराध था जो ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के विरुद्ध किया था। गांधी जी के सत्याग्रह का असर देश के सभी भागों पर बुरी तरह से पड़ रहा था और सरकार ने पंजाब के जन विरोध को कुचलने का निर्णय किया। एक्चुअल में मुसलमानों पर खिलाफत के प्रचार का बड़ा गहरा असर पड़ा था और उसी सिलसिले में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे वो लोगों को जागरूक कर रहे थे पंजाब में। तो अनावश्यक घबराहट में आकर के सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और परिणामतः अमृतसर में बहुत जन आक्रोश फैल गया और जन आक्रोश इतना फैल गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया।
नतीजा ये हुआ कि गोली वगैरह चली, कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई और कुछ अंग्रेज औरतें जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो गईं। तो इस तरह से जन आक्रोश काफ़ी तीव्र हो चुका था। 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई और उसके इकट्ठी होने का कारण यह था कि वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। तो यहाँ पर जनरल डायर ने घेर लिया पूरे जलियांवाला बाग को। जनरल डायर ने सारे पंजाब में आतंक फैला देने की इच्छा से बिना कोई चेतावनी दिए उस निहत्थी भीड़ के ऊपर गोली चलवा दी। ये सारी कहानी इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। गोली चलवा दी, यहाँ तक कि मतलब सारा जो गोला बारूद था वो सारा गोला बारूद जो है उस ब्रिटिश सेना के पास जो था वो सब ख़त्म हो गया। और गोला बारूद ख़त्म होने के बाद जब जनरल डायर वापस गया तो उस समय 1000 से अधिक व्यक्ति वहाँ पे मृत पड़े थे। उनके शव इधर उधर बिखरे पड़े थे पूरे जलियांवाला बाग में। तो बड़ा ही बीभत्स दृश्य था, बड़ा ही जघन्य अपराध था ये जनरल डायर का। और हालांकि सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या केवल 379 ही दिखाई गई, 379 ही दिखाई गई है। डॉक्टर बिपिन चंद्र के शब्दों में ये आधुनिक इतिहास का सबसे नृशंस राजनीतिक अपराध था। तो डॉक्टर बिपिन चंद्र का जो कहना है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, निश्चित रूप से बहुत ही नृशंस। निहत्थी भीड़ पे गोली चलवाना और उस सरकार के द्वारा जो सारी दुनिया में एक लोकतांत्रिक देश होने का और न्यायप्रिय होने का ढिढोरा पीटती थी। तो दमन चक्र यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद हफ्ते भर तक कर्फ्यू लगा रहा और लोगों को सार्वजनिक ढंग से पकड़ के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा करके लोगों को पकड़ के लाया गया और वहाँ पे उनको कोड़े लगाए गए, जिससे कि एक दहशत का माहौल बन जाए, जिससे कि जो लोग हैं उनको कोड़े लगते हुए देखें तो वो डर जाएं। तो दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। और यही नहीं बल्कि नृशंसता की अति तब हो गई जब लोगों को रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया कि रेंग करके उस जगह तक पहुँचें जहाँ की 2 अंग्रेज़ औरतों पर आक्रमण हुआ था। और भी तरह तरह के जुल्म ढाए गए लोगों के ऊपर। सैनिक कानून की घोषणा की गई। तो मित्रों, पंजाब की घटनाओं का असर पूरे देश के ऊपर पड़ा। साम्राज्यवाद की क्रूरता लोगों के समक्ष खुल करके प्रकट हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा दिए गए सभी सम्मानों और उपाधियों को लौटा दिया और उन्होंने घोषणा की कि मैं उन देशवासियों उन्होंने ये कहा कि मैं उन देशवासियों के साथ खड़ा हूँ जिन्हें तुच्छ समझ करके ऐसे अपमानों से पीड़ित किया गया जो कि उनके लिए नहीं है। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भारतीय जनता थी उसके साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाई, वो उसके साथ खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि ये मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है और इस तरह के कार्य जो है वो और इस तरह के मतलब अपमान और इस तरह के मतलब तुच्छ कार्य कम से कम शरीफ लोगों के खिलाफ नहीं किए जाते हैं। तो इस दुर्घटना ने गांधी जी को भारतीय राजनीति के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अधिकांश नरमपंथी राष्ट्रवादी गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों कि रौलट सत्याग्रह जो था ये
अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन था जिसका असर पूरे देश पर पड़ा। इसके पहले के जो आंदोलन थे वो आंदोलन स्थानीय प्रकृति के थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह था, वो एक विशेष स्थान में उस तरह की बात। हालांकि पहले भी नील की खेती बंगाल वगैरह में होती थी और वहाँ पे उसके खिलाफ आंदोलन चला था, लेकिन इसी तरह से अहमदाबाद आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह इत्यादि जो थे वो स्थानीय आंदोलन थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था और इसका बहुत व्यापक असर पड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार किसी बड़े आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। तो इस तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि रौलट सत्याग्रह ने 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में सौंप दी और आगे के जितने भी आंदोलन हुए उन सभी आंदोलनों में हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने के नेतृत्व में ही वो सारे आंदोलन चले और जो कांग्रेस थी उसने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। बहुत सारे लोग जुड़े, क्योंकि गांधी जी का जो तरीका था, गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का तरीका था, उनका जो विरोध करने का जो तरीका था वो अलग तरह का तरीका था और लोगों को, भारत की जनता की स्थिति उस समय जो थी तो वो उनको आकर्षित करता था। तो मित्रों, ये बहुत ही छोटे से वीडियो में 15-16 मिनट के वीडियो में मैंने आपको रौलट सत्याग्रह की बारीकियों को समझाने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ, इतिहास के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जो भी इतिहास पढ़ना चाहते हैं उनके लाभ के लिए ही ये चैनल प्रारंभ किया गया है, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई एक आदमी ने भगवान से कहा, भगवान आप एक आशीर्वाद दे दो, मेरी मेमोरी डिलीट कर दो। तो भगवान ने उस आदमी की सारी मेमोरी डिलीट कर दी। फिर इससे पूछा भगवान ने, बेटा अब भी कुछ याद है क्या? वो बोला, साहब केवल बीवी का नाम याद है। तो भगवान बोले, यार पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया लेकिन वायरस फिर भी नहीं गया।